हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में दमदार एसएससी एमटीएस हवलदार का पूरे पेपर का हल देखेंगे। मेरा मानना है साथी, आज की इस क्लास का यदि आप 60 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो समझिए आज की इस क्लास से आप सभी को कम से कम 40 से 45 प्रश्न 2025 के हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा और यहां से आप अपनी तैयारी लगभग 60 से 70% इसी क्लास से कर सकते हैं। डिट्टो साथी सब सवाल आपकी शिफ्ट में आने वाले हैं आज की इस क्लास से, क्योंकि जो भी सवाल आज की इस क्लास में होगा 2025 के एसएससी के मोस्ट ट्रेंडिंग सवालों में से एक सवाल होने वाले हैं। तो साथी, मुझे उम्मीद है कि आप इन 60 क्वेश्चन में से कम 45 क्वेश्चन तो जरूर तैयार करेंगे और इन 60 सवालों में आपको साथी जीके जीएस मिलेगा, प्लस करंट अफेयर मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा। ये जो आपके एमटीएस हवलदार के 4 सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे, उन्हीं चारों सब्जेक्ट के सवाल आज की इस क्लास में होने वाले हैं। तो साथ ही एक क्लास अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। तो साथ ही जिस तरह से यदि आप मान के चलिए मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, आपका स्कोर कम हो रहा है, तो सुबह 8 बजे की क्लास आप लगातार एक हफ्ते कर लेंगे तो समझिए आपका स्कोर जो होगा मॉक टेस्ट में बढ़ने वाला है। और इस बार जो एमटीएस हवलदार का पेपर एडीक्यूटी पैटर्न पे आ रही है और एमटीएस हवलदार का पेपर किस लेवल पे होगा? 10th लेवल पे होने वाला है। तो मान के चलिए साथी, जो आपके पेपर में 90 क्वेश्चन पूछेंगे, इसी क्लास से आप सभी को 40 से 45 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके शिफ्ट में मिलने वाले हैं। तो साथी, ये क्लास के सारे क्वेश्चन आप तैयार करिए और अपनी तैयारी है ना वो बहुत ही स्ट्रांग बनाइए कि आप आराम से एक सीट पक्की कर सके। तो इन क्लास के सारे क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर तैयार करिए। ओके साथी, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथी, एक क्लास सुबह 8 बजे, दोपहर में 12:30 पे और एक शाम 6:30 पर, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। ठीक है, तो लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा मेरे दोस्त। चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था? बताइए साथी, किस वर्ष में अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था? तो साथी याद रखिएगा 1801 में, यानी पहले का डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के आम चुनाव पहली बार कब हुए थे, यानी किस वर्ष में? बताइए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जो विधानसभा के आम चुनाव पहली बार हुए थे वो साथी 1993 में हुए थे, यानी डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 3 को। वसीय अम्ल का आणविक भार कैसे निर्धारित किया जाता है? तो साथी, जैसे आपके पेपर में डायरेक्ट के सवाल पूछे जाएंगे जिन जिन सब्जेक्ट से, बिल्कुल सेम साथी वैसा ही पैटर्न आज की इस क्लास में सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, तो ध्यान से हर एक क्वेश्चन को तैयार करिएगा। वसीय अम्ल का आणविक भार कैसे निर्धारित किया जाता है? तो साथी याद रखिएगा साबुनीकरण मान के द्वारा। बी ऑप्शन है आज से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। नृत्यांगना युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए साथी, जो नृत्यांगना युगल है कमलिनी और नलिनी अस्थाना, जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वे किस नृत्य शैली के लिए फेमस हैं? तो साथी याद रखिए कथक के लिए। सी ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए साथी, गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट को। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 6 को। भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार सीमांत कामगार कौन है? बताइए साथी, यानी जो भारत में मानक जनगणना इनकी परिभाषा के अनुसार सीमांत कामगार कौन है? वह व्यक्ति जो वर्ष में 200 दिनों से कम काम करता है या काम करता है, या साथी वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 150 दिनों से काम करता है,
या वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 100 दिनों से कम काम करता है, या साथी वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है। बताइए, भारत में मानक जनगणना के परिभाषा के अनुसार सीमांत कामगार कौन है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है। तो यही आपका क्या बनेगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। वडोदरा गुजरात के लक्ष्मी विलास महल में किस शैली की वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया था? बताइए, वडोदरा गुजरात के लक्ष्मी विलास महल में किस शैली की वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया था? तो भाई याद रखिए, भारत अरबी का ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से किस खेल में क्लीन एंड जर्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है? बताइए साथी, किस खेल में क्लीन एंड जर्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो साथी याद रखिएगा, भारोत्तोलन में। ऑप्शन यहां से क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है? बताइए साथी, कौन सा शिखर दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है? तो भाई याद रखिए, अनाईमुडी है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। 1921-22 में केरल के मालाबार समुद्र तट के किसानों ने एक महान विद्रोह किया, जिसे किस विद्रोह के रूप में जाना जाता है? बताइए साथी, 1921-22 में केरल के मालाबार समुद्र तट के किसानों ने एक महान विद्रोह किया, जिसे किस विद्रोह के रूप में जाना जाता है? तो भाई याद रखिएगा, मोपला विद्रोह के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? बताइए भाई, फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो सर जी जामा मस्जिद का। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी संरक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? बताइए साथी, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी संरक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? तो यह साथी किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो सर जी अनुच्छेद 28 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। निम्नलिखित में से कौन सा या वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता है? बताइए साथी, कौन सा वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता है? तो साथी याद रखिएगा, वायलिन। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। उपन्यास अ सूटेबल बॉय के लेखक कौन है, जो सबसे लंबे उपन्यासों में से एक है? बताइए साथी, उपन्यास अ सूटेबल बॉय के लेखक कौन है, जो सबसे लंबे उपन्यासों में से एक है? तो सर जी विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया अ सूटेबल बॉय, यानी डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केली कोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? बताइए साथी, कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केली कोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? तो साथ याद रखिए, कथकली की। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। रानी गाइदी नल्लू निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी हैं? बताइए साथी, जो रानी गाइदी नल्लू हैं ये किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं? तो भाई याद रखिएगा, हिराका आंदोलन से। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही हम आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाने वाले हैं। बस साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी क्लास में आप सभी क्वेश्चन करा देंगे उसे तैयार कर लेना है। यदि आपका भी टारगेट साथी MTS हवलदार एग्जाम 2025 है तो इसलिए मेरे भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप डेली का डेली क्लास ज्वाइन करिए, सारे क्वेश्चन को तैयार करिए। और आप सभी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है तो नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ऑल पे सेट करिए। ओके, कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मेरे पास आपकी नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, इसका मतलब आपने साथी नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है, ऑल पे सेट पे नोटिफिकेशन नहीं किया है, इसलिए साथी आप सभी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है।
ठीक है, तो जरूर साथी आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। देखिए दक्षिण भारत की ऐसी प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? बताइए साथी, दक्षिण भारत की ऐसी प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो सीधे अरब सागर में जाकर गिरती हैं? तो एक तो देखिए नर्मदा नदी है और एक साथी ताप्ती नदी है। ये दक्षिण भारत की ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। भारत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। ये निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? बताइए साथी, भारत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, लेकिन साथी ये किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो सर जी ये किस वेद में? तो याद रखिए ऋग्वेद में, जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? बताइए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितने प्रतिशत की है? तो साथ ही याद रखिए 82.14% है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिए गुक्की की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ये साथी करंट अफेयर के सवाल हैं। यानी GUCCI की जो पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर वो कौन बनी है? बताइए। तो याद रखिएगा आलिया भट्ट बनी है मेरे दोस्त, यानी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 21 को। प्रथम ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? ये भी करंट अफेयर के सवाल है भाई। बताइए जो पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 हुआ था ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो साथ ही याद रखिए गांधीनगर में यह आयोजन किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त है? ऑप्शन देखिए और बताइए किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त है? तो इसमें तो साथी गुलजार जी को दोनों यह पुरस्कार प्राप्त है, ग्रैमी और ऑस्कर। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। पारिस्थितिक तंत्र के कार्य करने और बने रहने के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या है? यानी साथी जो पारिस्थितिक तंत्र है इनके कार्य करने और बने रहने के लिए जो बुनियादी आवश्यकता है वो क्या है? तो साथी याद रखिए सौर ऊर्जा का निवेश, यह इनका बुनियादी आवश्यकता है। सौर ऊर्जा का निवेश यानी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 24 को। दक्षिणी भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? बताइए, दक्षिणी भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो साथ ही याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश फातिमा बीबी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो जो साथी भारत की पहली महिला उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश थी फातिमा बीबी, ये भारत के किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो याद रखिए साथी केरल राज्य से। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस पत्थर से एक होयसल राजा ने 1150 में करवाया था? बताइए साथी, होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण किस पत्थर से एक होयसल राजा ने 1150 में करवाया था? तो सर जी काला शिष्ट पत्थर से। तो डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। काला शिष्ट पत्थर से डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 27 को। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? बताइए साथी, हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी किस नदी का उद्गम स्थल है? तो सर जी चेनाब नदी का यह उद्गम स्थल है। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। भारत में निम्न में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर होता है? बताइए साथी, भारत में किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर होता है? तो भाई याद रखिएगा थार के स्थान पर
सी ऑप्शन थार, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। वो थार, महिंद्रा थार मत सोच लीजिएगा। ओके, एक जगह है थार आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 को हल करिए। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सर जी शेरशाह सूरी का मकबरा तो सासाराम में स्थित है, बिहार के सासाराम में। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। ओलंपिक खेलों में लेजर निम्न में से किस खेल की श्रेणी है? बताइए साथी, ओलंपिक खेल में लेजर किस खेल की श्रेणी है? तो भाई याद रखिएगा, नौकायन की है ये। सी ऑप्शन नौकायन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। संसद की सदस्यता हेतु अर्हता का मुद्दा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे के अंतर्गत आता है? बताइए साथी, संसद की सदस्यता हेतु अर्हता, इसका मुद्दा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे के अंतर्गत आता है? तो साथ याद रखिए, अनुच्छेद 84 के अंतर्गत यह आता है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? भाई ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, तभी आप बताएंगे कि पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कौन भाग लिया था। तो भाई याद रखिएगा, रानी गाइदिन ल्यू ने लिया था। नाम भी गजब है भाई, रानी गाइदिन ल्यू ने लिया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है, ये किसके मकबरे से जुड़ा है? बताइए साथी, सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है, तो भाई ये किसके मकबरे से जुड़ा हुआ है? तो सर जी अकबर के मकबरे से जुड़ा है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, साथ ही लास्ट में 60 क्वेश्चन में से स्कोर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, किसको स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? बताइए साथी, स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे बोला जाता है? तो सर जी अरोड़ा आसफ अली को। बी ऑप्शन यहां से आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। बल को द्रव्यमान से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? बताइए साथी, यानी बल यानी फोर्स को द्रव्यमान से यानी मास से विभाजित करने पर आप सभी को क्या प्राप्त होता है? फोर्स इंटू एम बराबर क्या होता है, कोई बताएगा? बिल्कुल सर, यानी एक्सीलरेशन। एफ ए बराबर क्या होता है? एम ए। तो यहाँ साथी जब आप फोर्स इंटू एम का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन यानी त्वरण मिल जाएगा। डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है? बताइए साथी, इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है? महानदी, नर्मदा, गोदावरी। तो सर जी गोदावरी का जो उद्गम स्थल महाराष्ट्र राज्य में है। सी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 37 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? चलिए साथी बताइए, तो इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या बनेगा? सभी साथी बताएंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो सर जी संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 32, यानी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। तो साथ ही यहाँ से आप सभी को इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे। इंग्लिश के सारे क्वेश्चन आप तैयार करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। याद रखिए साथी, जो भी हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन कर देंगे आपके डायरेक्ट शिफ्ट में आने वाले हैं। देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द प्रिंसिपल, यानी साथी प्रिंसिपल का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है? तो सर जी PRINCIPAL होता है। यहाँ पर देखिए PRINCE प्रिंस का स्पेलिंग दिया है, लेकिन यहाँ पे ई नहीं होता, ए हो आपका PRINC क्या होता है? आई होता है, PAL होता है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे ई दिया है, प्रिंसी आई दे रखा, रॉन्ग है, EA रॉन्ग है। तो साथ ही डी ऑप्शन देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रिंसिपल का राइट स्पेलिंग देखिए यही है ना भाई, PRINCIPL। बिल्कुल, प्रिंसिपल मतलब साथी क्या होता है? प्रमुख जो होता है, जो प्रधानाचार्य होते हैं। तो इस सवाल का साथी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 39 को। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट
डिग्री ऑफ कंपैरिजन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन का फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देखिए सवाल क्या दिया है, हनी इज पर्सन इन हिज फैमिली। अब साथी आपको क्या इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने का ऑप्शन मिल रहा है, बताइए यहां पे बताइए साथी। सुपरलेटिव आप चेक करिए, सुपरलेटिव आप चेक करिए साथी, क्या मोस्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा। तो सर जी हनी इज द मोर टालर, रॉन्ग, मोर टालर तो होगा नहीं साथी, क्योंकि जो मोर टालर ये डबल आपका कॉम्परेटिव दे रहा है। क्या साथी, डबल कॉम्परेटिव इसमें शो कर रहा है, तो ये तो मोर टालर होगा नहीं। द टाल हनी इज टाल पर्सन इन हिज फैमिली, ये तुलना साथी परिवार के अंदर की जा रही है, ये भी बात याद रखिएगा। तो टॉल तो होगा नहीं मेरे दोस्त, ये टॉल क्या एक सकारात्मक रूप होता है भाई, टाल जो होता है ना साथी एक सकारात्मक रूप होता है। टालर मतलब साथी ये भी देखिए कॉम्परेटिव है यानी तुलनात्मक है, लेकिन साथी पूर्ण तुलना के लिए सही नहीं है, पूरी तरीके से एक दूसरे तुलना के लिए सही नहीं होगा। तो आपका क्या बिल्कुल बेस्ट होगा, हनी इज द टालेस्ट पर्सन इन हिज फैमिली, यानी जो हनी है वो अपने पूरे फैमिली से सबसे लंबा है मेरे दोस्त, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए साथी। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या बनेगा राइट आंसर, बताइए। इफ समवन मेंशन दैट, यानी कुछ समवन मेंशन दैट किए हैं, द बॉल इज इन योर कोर्ट, व्हाट डज दिस इडियम इम्प्लाई, यानी साथी इडियम आपको बताना है और किसका बताना है, जो लिखा है द बॉल इज इन योर कोर्ट, इसका मतलब साथी द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी साथी अब आपकी बारी है, मतलब जैसे कि कोई निर्णय लेने या कार्रवाई करने की होती है ना, तो ये अब आपकी बारी है। द बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब साथी अब आपकी बारी है, तो इसका मतलब साथी क्या हो जाएगा, देखिए इट्स योर टर्न टू मेक डिसीजन, यानी अब तुम्हारा टर्न है, तुम्हारी बारी है डिसीजन लेने का या बनाने का या एक्शन लेने का, यानी सॉल्व का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए साथी द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होगा कि अब आपकी बारी, यानी निर्णय लेने या कार्रवाई करने की अब आपकी बारी है, यानी इट्स योर टर्न टू मेक अ डिसीजन और टेक एक्शन, तो इस सॉल्व का बी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, हार्मोनी के साथ ही एंटोनिम बताइए तो क्या राइट आंसर होगा। हार्मोनी का मतलब क्या होता है साथी, असहमति, क्या होता है मेरे दोस्त, असहमति होता है भाई, ये बात याद रखा है। या तो साथी कलह, जिसे हम बोलते हैं ये कलह भाई, ये कलह भी होता है। तो डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है साथी, डिस्कॉर्ड का भी मतलब होता है असहमति, कलह होता है, यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल, डिस्कॉर्ड मतलब साथी जस्ट इसका उल्टा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके एकॉर्ड का मतलब क्या होता है साथी, सहमति होता है मेरे दोस्त, क्या होता है भाई, सहमति होता है। यूनिटी मतलब साथी एकता होता है भाई, ये याद रखिएगा। कॉन्सॉर्ड का मतलब जो साथी, कॉनकॉर्ड का मतलब क्या होता है, जो मेल जोल होता है, ठीक है। लेकिन साथ ही हार्मोनी का जो एंटोनिम होगा वो डिस्कॉर्ड होगा, ऑप्शन है आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए भाई यहाँ पे आप सभी को फिल इन द ब्लैंक्स करना है, बताइए क्या आंसर होगा, पढ़िए। जैसे सी टू बी अंडरस्टूड बाय द सोसाइटी, भाई इसका मतलब कहने का है कि वह समाज द्वारा समझी जाने वाली है, यानी वह चाहती थी कि समाज उसे समझे, यानी सी आपका सी साउट टू बी अंडरस्टूड बाय द सोसाइटी, मतलब कि वह चाहती थी कि समाज उसे समझे। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको क्या होगा, सी साउट होगा, क्या होगा मेरे दोस्त, सी साउट होगा। जैसे चेस्ट का मतलब क्या होता है, पीछा करना होता है, चेस जैसे चेस होता है ना पीछा करना। हंटेड मतलब साथी क्या होता है, हंटेड मतलब शिकार करना, ये तो होगा नहीं। और लुक्ड मतलब साथी देखना या देखा, लुक्ड का बिल्कुल करेक्ट होगा वो देखा। तो साथी सी साउट टू बी अंडरस्टूड बाय द सोसाइटी, मतलब वह चाहती थी कि समाज उसे काफ़ी अच्छे तरीके से समझे, परखे, अच्छे से देखे। ओके तो इस सवाल का मेरे दोस्त सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 43 को सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो साथी यहाँ से इनकरेक्टली स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। टेंजिबल मतलब साथी मूर्त। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? मूर्त होता है। स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। नेविगेट मतलब साथी नेविगेट होता है। और साथी लेस्बियस का मतलब क्या होता है? कामुक। लेस्बियस का मतलब क्या होता है? कामुक होता है मेरे दोस्त। और रेट्रियोकॉल का मतलब जो इसका राइट स्पेलिंग होता है RHETO होता है मेरे दोस्त। यहाँ देखिए ई दे रखा है तो यहीं से रॉन्ग हो जाएगा। फिर RICAL। तो इस रेटोरिकल का मतलब क्या होता है भाई? कोई बता सकता है? जो हम कहते हैं ना वाक्य विन्यास, जो साथी वाक्य क्या हो जाता है? विन्यास हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेट्रोरिकल बोलते हैं। यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। यानी साथी मुहावरा बताइए। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? रेन कैट्स एंड डॉग्स। यदि साथी आप डायरेक्ट इसका मीनिंग समझेंगे तो रेन कैट्स एंड डॉग यानी रेन बारिश, कुत्ते और साथी बिल्ली। लेकिन जब इस मुहावरे में आप जाएंगे तो इसका मतलब जोर जोर से बारिश होना होता है। यानी साथी रेनिंग हैविली। क्या साथी? रेनिंग हैविली। यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 45 को हल करिए भाई। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द स्पीकर रिक्वेस्टेड द ऑडियंस टू पे। यानी वक्ता ने श्रोताओं से भुगतान करने का अनुरोध किया। यानी साथी द स्पीकर रिक्वेस्टेड, ईयर मतलब कान होने के लिए बोला, कि अटेंशन होने के लिए बोला, या मौन होने के लिए, या साथी एक्टिवनेस यानी सक्रियता होने के लिए। तो सर जी द स्पीकर रिक्वेस्टेड द ऑडियंस टू पे अटेंशन। क्या साथी? पे अटेंशन बोला था ना कि द स्पीकर रिक्वेस्टेड द ऑडियंस टू पे अटेंशन, यानी ध्यान से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। साइलेंस मतलब क्या होता है साथी? मौन होता है ना। एक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? सक्रियता होता है। ये सारे पॉइंट साथी आप याद करते चलिएगा भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 46 को विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यानी पेंसिव का मतलब क्या होता है भाई? पेंसिव का मतलब होता है गंभीर। गंभीर होता है या साथी विचारशील होता है? क्या होता है साथी? गंभीर होता है या विचारशील होता है। ट्रबल का मतलब क्या होता है? परेशान, समस्या। ट्रबल्ड का मतलब होता है साथी परेशान, समस्या। टॉकेटिव का मतलब क्या होता है? बातूनी। टॉकेटिव का मतलब जानते हैं साथी? बातूनी होता है, जो भाई बातूनी होता है। और साथी थॉटफुल का मतलब क्या होता है? थॉटफुल का मतलब साथी विचार होता है, अच्छा सोच होता है, सोच विचार होता है। यानी पेंसिव का जो सिमिलर मीनिंग होगा वो थॉटफुल होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। टायर्ड का मतलब क्या होता है? थका हुआ होता है। टायर्ड का मतलब क्या होता है साथी? थका होता है। यानी जो पेंसिव है इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा? थॉटफुल होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 47 को चलिए भाई आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। तो चलिए भाई ग्रामेटिकल एरर बताइए इनमें से कौन सा है, फटाफट बताइए। जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्न इंग्लिश अ नाउ। यानी आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हैं? तो सर जी यहाँ से तो भाई हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, यानी साथी यहाँ पे आईएनजी जुड़ना चाहिए। यानी हैव यू बीन लर्निंग होना चाहिए साथी। यहीं से रॉन्ग बता रहा है मेरे दोस्त। यहाँ पे लर्न नहीं होगा, सिंगल नहीं होगा, लर्निंग होना चाहिए मेरे दोस्त। इसलिए आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा? रॉन्ग कौन है? बिन लर्न गलत है। आपका ठीक क्या होगा? बिन लर्निंग होगा मेरे दोस्त, बिल्कुल परफेक्ट। ये बात याद रखिएगा साथी। इसलिए ऑप्शन ए को यहाँ से क्या करेंगे? लॉक कर देंगे हम लोग। ठीक है चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए सॉल्व क्या दे रखा है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। चलिए साथी आप सभी को एंटोनिम बताना, वो भी हाईलाइटेड वर्ड का। क्या दे रखा है साथी? देखिए
एमिकेबल, यहाँ पे अंडरलाइन किया यानी इसी का हमें एंटोनिम बताना है। एमिकेबल का मतलब साथी क्या होता है? शत्रुतापूर्ण होता है। क्या साथी? शत्रुतापूर्ण होता है मेरे दोस्त। चलिए इसका उल्टा बताइए। एग्रीएबल का मतलब क्या होता है सर जी? सहमत होता है। ये तो होगा नहीं साथी, कि हो सकता नहीं। सिरने का मतलब क्या होता है? जो कोई शांत होता है उसे क्या बोलते हैं? सिरने। कॉर्डियल का मतलब मित्रवत होता है भाई। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? मित्रवत होता है मेरे दोस्त। तो हॉस्टाइल बचा है, तो हॉस्टाइल बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे साथी एमिकेबल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, तो इसी तरह हॉस्टाइल का मतलब जानते क्या होता है? मैत्रीपूर्ण होता है। क्या मेरे दोस्त? मैत्रीपूर्ण। यानी इस सवाल का जो एंटोनिम पूछा है एमिकेबल का, हाईलाइटेड यानी अंडरलाइन वर्ड क्या होगा? हॉस्टाइल होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ये बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। तो साथी देखिए यहाँ से मैथ के सवाल आ चुके हैं भाई। जितने भी मैथ के क्वेश्चन आएंगे आप हल करेंगे। तो साथी आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, जरूर से भाई अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक तो सभी करेंगे। देखिए दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात 5:6 दिया है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए साथी जब आप इसे बेसिक से हल करने बैठेंगे तो साथी ए बराबर आप d/2 निकालेंगे। फिर साथी एरिया बराबर साइड का स्क्वायर निकालेंगे, जिससे आपका साथी क्या आएगा? d/√2 का होल स्क्वायर आएगा, जिससे आपको साथी d² साथी 2 मिलेगा। तो साथी जब भी दो वर्गों का विकर्ण का अनुपात आपको कितना दे तो आप जानते फॉर्मूला क्या लगाइएगा? सिंपल से साथी आप इसका स्क्वायर कर दीजिएगा और इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। यानी 50 25 6 का 36। यानी जानते हैं साथी क्या फॉर्मूला लगाएंगे? d1/d2 का पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर आएगा d1 साथी यानी 5 और d2 यानी 6, दोनों का स्क्वायर यानी 50 25 एक तरफ और 6 का स्क्वायर 36, यानी साथी 25:36 हो जाएगा। जब इस तरह का सवाल आए तो बस साथी d1/d2 का होल स्क्वायर लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा साथी आप दिमाग एक्स्ट्रा खर्च करेंगे, बेसिक से हल करने बैठेंगे तो आपका टाइम जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो इस सवाल का साथ इसी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक सवाल हम आपसे भी पूछते हैं, यदि दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात आपको 11:13 दे रखा है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? चलिए बताइए थोड़ा सा, तो इस सवाल का राइट आंसर निकाल के बताइए आप लोग। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। देखिए 5 वर्षों के लिए 3% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि ₹3500 पर साधारण ब्याज रुपीस में ज्ञात करें। यानी साथी यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100। तो प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में 3500 और रेट साथी हमेशा प्रतिशत में 3 दे रखा है, टाइम में 5 वर्ष दे रखा है, बटे में 100 निकाल दीजिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल। देखिए 35 गुणे 3 गुणे 5 यानी 5 3 15, यानी 35 गुणे 15 कितना होगा? 15 5 75 का 5 7, 15 था 45 7 52, यानी साथी 525 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ तक आप सभी को? किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए साथी, डाउट लेकर नहीं चलेंगे साथी। मन में आपके कोई भी हिचक नहीं होना चाहिए, पूछ लीजिएगा सर ये क्वेश्चन नंबर हमें नहीं समझ में आया तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए साथी, क्वेश्चन नंबर 51 को। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ पे साथी अक्षरों का श्रृंखला दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इस क्वेश्चन मार्क ये क्या आएगा? चलिए थोड़ा सा हल करिए आप अपने से, दिमाग लगाइए साथी, क्या आंसर आ रहा है? जब साथी अक्षरों का श्रृंखला दे तो हमने आपको क्या बताया है? जैसे ADG है तो ADG का पहला अक्षर A उठा लीजिए, फिर JMP का पहला अक्षर J उठा लीजिए, फिर साथी SVY का पहला अक्षर साथी यस उठा लीजिए, BEH का पहला अक्षर B उठा लीजिए। तो देखिए साथी इनका कोड करिए, A होता है 1 नंबर, J होता है 10 नंबर, यस होता है 19 नंबर, B होता है 2 नंबर। देखिए 1 से 10 यानी इसमें +9 किया है, 10 से 19 इसमें भी +9 किया है। और देखिए जब साथी आप 19 में 9 को जोड़ते हैं तो क्या आता है?
19 9 28 होता है, और 28 पे कौन अच्छा रहेगा? बी आएगा, क्योंकि देखिए 27 पे तो ए आता है। जैसे ही आप ए से लेकर जेड तक 26 से बढ़ते हैं, 27 जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ए से फिर से स्टार्ट हो जाता है, यानी 27 पे 28 पे भी। तो इसमें भी देखिए साथी क्या दिमाग लगाया है, +9 का कोड क्या है। उसी प्रकार साथी लास्ट में देखिए बी है, यानी 2 है, 2 होता है, 9 2 11। इस 9 में 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 11 आएगा। 11 पे कौन अच्छा रहेगा? के आएगा। यानी साथी हमारा आंसर जो मिलेगा वो के से मिलेगा। या तो साथी बी ऑप्शन होगा या तो साथी डी ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें ये मालूम हो चुका है कि हमारा जो पहला अक्षर हो रहा है वो के से स्टार्ट हो रहा है, यानी साथी के तो ऑलरेडी मिल चुका है हमें। अब हम सेकेंड अक्षर को चेक कर लेते हैं भाई, डी एम भी ई। देखिए डी एक तरफ दे रखा है, एम एक तरफ है, और यस भी वाई का सेकेंड अक्षर क्या साथी? भी है, और बी ई एच का सेकेंड अक्षर बी है। देखिए डी होता है 4, एम होता है 13। देखिए इसमें भी साथी +9 किया है भाई। 22 होता है भी, और ई होता है 5। देखिए 22 9 31, 31 पे ई होता है, तो साथी इसमें भी +9 कर दीजिए। 9 5 14, 14 पे कौन होता है? एन होता है, यानी साथी पहला अक्षर के, दूसरा का एन। के एन देखिए कौन सा? के एन देखिए डी ऑप्शन, यानी 51 का साथी डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सवाल हल करेंगे मेरे दोस्त आप लोग। इसमें +9 करके कोड बताया मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। देखिए दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? भाई साहब यहाँ पे देखिए मैं 203 आंसर लाना है, यानी 203 बराबर 203 करना है भाई इसी समीकरण में, वो भी ऑप्शन की मदद से। यानी साथी पहला ऑप्शन को उठाएंगे, प्लस और गुणा को इस समीकरण में बदलेंगे। जहाँ पे साथी प्लस होगा वहाँ पे गुणा रखेंगे, जहाँ पे गुणा होगा वहाँ पे प्लस रखेंगे। उसके बाद बोर्ड में स्क्रीन लगाएंगे, हल करेंगे, देखेंगे क्या 203 आंसर आ रहा है। चलिए साथी तो बिना टाइम वेस्ट करते तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई। देखिए बस आप समीकरण देखते रहिए। पहला ऑप्शन को हम उठा रहे हैं, प्लस और गुणा को एक दूसरे में बदलेंगे। देखिए 35 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस को गुणा में बदल दीजिए। 60 है, 60 के बाद देखिए भाग है, भाग को एज इट इज रहने देंगे भाई। 12 है, 12 के बाद देखिए क्या है? गुणा है, तो गुणा को प्लस में बदलेंगे भाई। 4 - 12, इसमें बोर्ड में स्क्रीन लगाते हैं। 35 गुणे 12 का भाग है 60 में, 12 पंजे 60 होता है, प्लस 4 - 12, 35 पंजे 50, 25 का 5 2, 5 3 15 17, यानी 175 प्लस 4 - 12। तो सर जी 175 में 4 को जोड़ेंगे तो 179 आएगा। 179 में से 12 को कम करें कितना आएगा? 9 में से 2 का 7, 7 में से 6, यानी 167 आएगा। हमें तो 203 लाना है, यानी साथी पहला ऑप्शन तो मैच नहीं किया भाई, पहला ऑप्शन से हमें आंसर मिला नहीं। अब साथी हम लोग बढ़ेंगे ऑप्शन बी पे, यानी भाग और गुणा को आपस में बदलेंगे। चलिए भाई ऑप्शन बी का मदद लेते हैं। देखिए 35 + 60, 60 के बाद देखिए साथी भाग, भाग को गुणा में बदलना है भाई। 12, 12 के बाद देखिए गुणा है भाई, गुणा को भाग में बदलिए, गुणा को भाग में बदलिए। 4 - 12, तो सर जी देखिए 35 + 60 गुणा 4 का भाग 12 में 3 - 12। उसके बाद साथी 35 + 60 दिया 180, 180 - 12, 180 और साथी 35 कितना होता है? 80 20 100, 215 हो जाएगा भाई। 215 और 215 में से -12 को कम कर दीजिए तो साथी 203 मिल जाएगा। यानी साथी ऑप्शन बी बदलने से भाई 203 बराबर 230 आंसर आया है मेरे दोस्त। ध्यान देंगे आप लोग। तो बताइए किसी प्रकार का दिक्कत इस सवाल को हल करने में? आप सभी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए। बिल्कुल नहीं। चलिए भाई ऐसे हल होगा मेरे तो। यदि ऑप्शन बी नहीं मिलता तो ऑप्शन सी पे बढ़ते, ऑप्शन सी नहीं मिलता तो भाई ऑलरेडी ऑप्शन डी जरूर मिलता, लेकिन यहाँ तो हमें ऑप्शन बी से ही हमारा आंसर आ गया। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 53 कॉल करिए। एक निश्चित कुट भाषा में वांट को 8 1 6 3 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है और देन को 34 68 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो उस भाषा में यच के लिए कुट क्या होगा? सर जी यहाँ पे वांट दिया है, वांट में 4 अक्षर है तो 4 अलग नंबर कोड दिया 8 1 6 3 THAN। देन के लिए 4 अलग नंबर कोड दिया गया 3 4 6 8। पूछा यच के लिए, पहले तो दोनों में कॉमन चेक कर लेंगे। तो सर जी
यच तो वांट में है ही नहीं, केवल देन में है। यानी साथी कॉमन वाला मेथड नहीं मिलेगा हमें, इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, जिसमें यच होगा उसी में हमारा कोड मिलेगा। यानी साथी देन में या तो 3 कोड होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, यही कोड होगा। तो साथी इसमें हम क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड जिसमें होता है जिसमें कॉमन नहीं मिलता। यच तो देख के साथी वांट में है नहीं, देन में है, तो हमारा आंसर देन में ही मिलेगा, यानी देन में यच है। देखिए एलिमिनेशन मेथड हम लोग कोड पे लगाएंगे, 8 यहाँ पे है 8 यहाँ पे तो होगा नहीं। और साथी देखिए 3 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है 6 यहाँ पे, तो साथी देन में 1 नंबर बच गया 4, तो यच का यही कोड हो जाएगा। यानी साथी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, तो ऐसे ये सवाल होता है भाई। बताइए किसी प्रकार की दिक्कत हो साथी, आप चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, अपने दोस्तों भाई सेशन को दबाकर शेयर करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि साथी हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए साथी, क्वेश्चन नंबर 54 को। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में कैश को 2486 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और हायर को 3257 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में यच के लिए कूट क्या है। भाई एक बार फिर से यच पूछ दिया है, लेकिन इस बार हो सकता है कि कॉमन से हमें आंसर मिल जाए। जैसे CASH कैश में 4 अक्षर हैं तो 4 अलग नंबर कोड दिया गया, 2 4 8 6। उसके बाद हायर है HIRE, हायर के लिए 4 अक्षर अलग कोड दिया गया है, 3 2 5 7। तो पूछा इस बार एक बार फिर से यच है, तो पहले दोनों में हम लोग यच चेक कर लेते। देखिए कैश में यच है और हायर में यच है, यानी साथी दोनों में कॉमन मिल गया यच। इसका मतलब कोड में भी साथी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिलेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सर जी 2, देखिए 2 इसमें है 2 इसमें है, यानी यच का कोड कितना होगा साथी 2 होगा, यही आंसर हो जाएगा। एक ये सबसे बड़ा काम, यदि यच साथी कॉमन मिल गया, कोई भी अक्षर यदि कॉमन मिल गया तो समझिए आपका पूरी तरीके से सवाल हल हो गया। हमें देखिए यच में कॉमन मिला, तो उसके बाद जब कॉमन मिलेगा तो कोड में हमने देखा कोई ना कोई नंबर कॉमन होगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए साथी। तो चलिए भाई इस सवाल को जरा आप लोग ट्राई करिए, क्या आंसर आपका निकल के आ रहा है। 6 मित्र हैं ABCDE और F, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर पीठ करके बैठे। भाई साहब इस बार पीठ करके बैठे हैं, मुख करके नहीं बैठे हैं, पीठ, यानी साथी इस बार दायां बायां घूम जाएगा। मान के चलिए साथी जब 6 व्यक्ति होंगे, हमें 6 लोग को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6, इसी 6 लोग को बैठाना है जब, और इस वृत्त का केंद्र बीच में है। जब साथी 6 व्यक्ति हैं, यदि मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे होते हैं, यानी केंद्र की ओर अपना चेहरा करके बैठे होते हैं, तो साथी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए हम A को यहाँ बैठा रहे हैं, जब साथी केंद्र की ओर मुख करके बैठे होंगे तो उनका राइट साइड इधर होता होगा और लेफ्ट साइड इधर होता होगा, यानी दायां इधर होगा और साथी बायां इधर होगा। ये किस केस की हम बात करें, जब साथी वो अपना मुख केंद्र की ओर करके बैठे हैं, लेकिन इस बार सवाल देखिए पीठ करके बैठाया है भाई, यानी इस बार दायां बायां घूम गया। यानी साथी जो पहले A का राइट साइड इधर हुआ था और A का लेफ्ट साइड यानी बायां पक्ष इधर हुआ था, इस बार साथी प्रश्न के अकॉर्डिंग दायां बायां घूम गया, क्योंकि साथी पीठ करके बैठे हैं भाई। यानी यदि हम लोग A को यहाँ बैठा रहे हैं तो A का जो साथी राइट साइड होगा इधर होगा और A का बायां साइड यानी लेफ्ट साइड इधर होगा। पीठ के केस में जब पीठ करके बैठे हैं भाई केंद्र की ओर। ठीक है, तो ध्यान से चलिए एक एक लाइन को पढ़ते हैं, एक एक लाइन को बैठाते हैं। जैसे देखिए B और C दोनों का निकटतम पड़ोसी F है, यानी साथी B और C का निकटतम पड़ोसी कौन है, F है। तो सर जी F को बीच में करेंगे तभी तो साथी B और C का निकटतम पड़ोसी F होगा। एक लाइन कंप्लीट हो गया। फिर देखिए B के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, D, यानी साथी D जो है ना वो B के दाएं से, यानी B के दाएं से, यानी साथी B के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है साथी, D बैठा है। तो भाई दायां किधर होगा साथी, इधर हो जाएगा भाई, तो D यहाँ पे हो जाएगा। यदि साथी B यदि मुख करके केंद्र की ओर मुख करके बैठा तो B तो इधर होता साथी, राइट साइड इधर होता, लेकिन यहाँ पे पीठ करके बैठे हैं तो राइट साइड यानी दायां साइड इधर होगा मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा। तो B को यहाँ पे हमने बैठा दिया। फिर साथी क्या दिया, A जो है ना
वो डी के ठीक दाएं बैठा है, यानी डी के ठीक दाएं कौन बैठा है, ए बैठा है। यानी डी के ठीक साथ ही पीठ, देखिए डी ऑलरेडी बैठा है, पीठ करके यानी दायां साइड इधर हो जाएगा भाई, डी का राइट साइड इधर ही होगा ना भाई, इधर ए की तरफ ये हो गया। अब एक खाली बचा है साथी खाना, कौन कौन बैठ गए, ए बी सी डी, ई नहीं बैठे भाई, तो ई को यहाँ कर दीजिए भाई। सवाल क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन यफ के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है। यफ देखिए यहाँ पर है, यफ का बायां साइड इधर ही सी ए, तो साथी यफ के बाएं से दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे सी बैठा है, दूसरे के स्थान पे ए बैठा है, यानी साथी यफ के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, ए बैठा है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, है ना मेरे दोस्तों। ऐसे सवाल हल होता है मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। किसी प्रकार का दिक्कत हो बताइए साथी, किसी प्रकार का आप सभी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे दोस्त। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए, 14, 30, 93, 470, 3297, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। हल करिए साथी, 14, 30, 93, 470, 3297, बताइए साथी इसमें क्या आप दिमाग लगा पा रहे हैं। हल करिए जरा, इस सॉल्व का राइट आंसर निकाल के बताइए। हल करिए साथी फटाफट, क्या बनेगा इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर। तो सर जी देखिए 14 से 30, यानी साथी 14 में पहले 2 का मल्टीप्लाई किया 28, फिर 2 को जोड़ दीजिए 30 बन जाएगा। फिर देखिए 30 से 93, यानी 30 में पहले 3 का गुणा करिए 90 आएगा, 90 में 3 को जोड़ दिए 93 आ जाएगा। फिर साथी 93 में 4 का गुणा करिए, कितना आएगा 466 आएगा, 466 में 4 को जोड़ दीजिए 470 आ जाएगा, ठीक है। 400, 1 सेकंड भाई, कहाँ आप लोग आंसर दे रहे हैं भाई, रॉन्ग। 2, 3 भाई, 93 में पहले 5 का मल्टीप्लाई करिए, 5 3 15 का 5 1, 5 9 45, 1 46, यानी 465 आएगा। फिर साथ ही 465 में 5 का गुणा करेंगे जोड़ेंगे तो 470 आएगा, यानी साथ देखिए पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई। ये तो सर जी हमें एक अभाज्य संख्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2 होती है, जो कि एक सम भी संख्या होती है। 2 के बाद देखिए 3, 3 के बाद 5, उसी प्रकार से देखिए पहले 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 2 जोड़ दिया, फिर 3 का मल्टीप्लाई किया 3 जोड़ दिया, 5 का मल्टीप्लाई किया 5 जोड़ दिया। उसी प्रकार साथ ही 5 के बाद अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कौन आता है, 7 आता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं भाई, 470 गुणे 7 पहले किया जाए, 0 4 7 7 49 का 9 4 7 28 4 32, यानी साथी 32 आएगा ना भाई, यानी 3290 तो आया। 3290 में साथी 7 को भी तो जोड़ना है, क्योंकि देखिए 2 का मल्टीप्लाई किया फिर 2 जोड़ा, 3 का मल्टीप्लाई किया 3 जोड़ा, 5 का मल्टीप्लाई किया 5 जोड़ा। उसी प्रकार 3290 में साथी 7 को जोड़ेंगे तो 3297 आ जाएगा भाई, देखिए यहीं पे दिया है। यानी इस बार साथी कितना का मल्टीप्लाई किया 470 में, गुणा 7 प्लस 7। उसी प्रकार लास्ट में 3297 दिया है, तो हम किसका गुणा करके कितना जोड़ेंगे, कोई बताएगा। बिल्कुल सर जी, यदि 3297 है तो इसमें साथी 11 का गुणा करिए, 11 जोड़ दीजिए, कितना आंसर आएगा, तो सर जी 36,218 आ जाएगा मेरे दोस्त। याद रखिएगा, जब 3297 में आप 11 का गुणा करिएगा और 11 जोड़ दीजिएगा तो कितना आंसर आएगा, 36,278 आ गया, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए, एक निश्चित तर्क के अनुसार 18 जो है वो 74 संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 22 जो है 90 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 25 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 18 जो है ये 74 से संबंधित है, 22 जो है ये 90 से संबंधित है। चलिए साथी पहले इस सवाल को हल करके बताइए आप लोग, जरा इस सवाल का राइट आंसर निकाल के बताइए सभी साथी, कितना आंसर आएगा। 25 का रिलेशन किससे होगा, तो सर जी देखिए 18 में 4 का गुणा करिए 72, 72 में 2 जोड़ दिए 74, 22 में 4 का गुणा करिए 88, 88 में 2 को जोड़ दीजिए 90 बन जाएगा। उसी प्रकार 25 का पूछा है, 25 में 4 का गुणा करिए 100 आ जाएगा, 100 में 2 को जोड़ दीजिए 102 बन जाएगा, यानी 25 का रिलेशन 102 से बनेगा। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्यों साथी, 4 का गुणा 2, 4 का गुणा 2, 4 का गुणा प्लस 2, यही आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58 क्या याद रखा है,
एक निश्चित कोड भाषा में फॉइल को 1974 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और लाइफ को 7291 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। उसी कोड भाषा में ई के लिए कोड क्या है? तो सर जी फॉइल है FOIL। फाइल में 4 अक्षर दिए गए, 4 नंबर अलग कोड दिया गया है 1972। उसका लाइफ LIFE, लाइफ में 4 अक्षर है, तो इनमें साथ ही 4 अलग नंबर कोड दिया गया है 7291। पूछा किसका? ई। पहले तो दोनों में कॉमन चेक करेंगे। ई तो देखिए केवल लाइफ में है भाई, ई जो है केवल लाइफ में है, फॉइल में नहीं है। इसका मतलब साथ ही हम कॉमन एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। देखिए एक इसमें है, एक इसमें है, 9 इसमें है, 9 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें, ई किसमें? लाइफ में है। तो लाइफ में केवल 2 बच रहे, यानी ई का कोड क्या होगा? 2 होगा। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्यों साथी, इजी हुआ कि नहीं? अब आपसे कभी ये सवाल गलती नहीं होगा। पहले साथी हल करना है, उसका देखना है कॉमन कौन मिला है, उसका अपना दिमाग लगा देना है भाई। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए साथी, क्वेश्चन नंबर 59 को। सवाल क्या दिया भाई? यदि प्लस और गुणा को आपस बदल दिया जाए तथा माइनस और भाग को भी आपस बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? चलिए साथी सवाल का राइट आंसर बताइए। तो साथी इस बार प्लस गुणा को आपस बदलना है, माइनस भाग को आपस बदलना है इसी समीकरण में, उसके बाद हल करना है, देखना है कितना आंसर आएगा। चलिए साथी समीकरण को चेक करिए। देखिए 5 प्लस को गुणा में बदलना है 625, 625 को देखिए माइनस को भाग में बदलना है, यानी 25 पर देखिए गुणा है, गुणा को प्लस में बदलना है। 75 के बाद देखिए साथी भाग है, भाग को किस में बदलना है? माइनस में, माइनस रख दीजिए 65। अब इसमें बॉर्डर स्क्रीन लगा सकते हैं, 5 गुणे 25 के स्क्वायर 625, यानी साथी कितना आएगा? 25 आएगा मेरे दोस्त। 25 ना, 25 कितना हो? 625 प्लस 75 माइनस 600 माइनस 65। देखिए 25 पंजे 125 प्लस 75 माइनस 65, तो यहाँ पे 200 में से 65 को कम करेगा तो 135 आ जाएगा। यानी साथ ही पहला आंसर आपका क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी साथ ही 59 का क्या आंसर होगा? 135 हो जाएगा मेरे दोस्त। ये भी बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए और लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का आप सभी लोगों के लिए होमवर्क, यानी पैड का कोड 3195 है, ग्रैब का कोड 2346 है, तो आप सभी का ए का कोड बताना है क्या होगा। चलिए इस सवाल का राइट आंसर कमेंट करके बताइए। आप लोग 1 मिनट का समय दे रहे हैं, हल करके बताइए। तो साथी फाइनली यह टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अब बताइए साथी आप सभी का इन टोटल 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूँगा दोस्त आप सभी को हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। किसी प्रकार का आप सभी को तो पहले दिक्कत नहीं हुई होगी? बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि साथी जो क्वेश्चन इस टाइम हम आपको करवा दे रहे हैं भाई, आपको ऐसा कहीं क्वेश्चन मिलने वाला है नहीं मेरे दोस्त, इसलिए एक दिन का समय लग जाता हमें। जैसे कल संडे था तो पूरे दिन इस पेपर को बनाने में लगा था भाई, इसलिए कल क्लास नहीं आ पाई थी। ओके साथी, हर संडे को पूरा पेपर का हल देना पड़ता है, इसलिए संडे क्लास नहीं आ पाती है। तो साथी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए मेरे दोस्त, और एक बार इस सेट को पक्की करिए भाई, ठीक है। तो मिलते हैं साथी दोपहर 12:30 की जो क्लास होगा वो कोई मिस नहीं करेगा, सभी साथी उस क्लास को लेंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।